अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः अश्विन कृष्ण अष्टमी दिनांक 7 नवंबर 2023। रक्तपित्त चिकित्सा। शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिर्द्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं स्फटिकटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। शांति शांति शांति। मुद्गास्सलाजा सयवा सकृष्णाः सोषीरमुस्ताः सह चन्दनेन बलाजले परिश्रिताः कषायाः रक्तं सपित्तं शमयन्ति उदीर्णम्। तो मुद्ग, लाजा, यव, पिप्पली, उशीर, मुस्त और चंदन, इन सभी के साथ बलाजले परियुषिता कषायाः। तो बलाजल में परियुषित कषाय इस प्रकार का रक्तम सपित्तम शमयंती उदीर्णम। रक्त रक्तपित्त जो उदीर्ण इस प्रकार का है उसका शमन करती है। तो ये परियुषित कषाय ये खास करके कल्पना रक्तपित्त में ही देखी जाती है और इसलिए उसका एक अलग महत्व इस प्रकार का रहेगा। तो मुद्ग, लाजा, यव और फिर पिप्पली, उशीर, मुस्त और चंदन। तो ये सभी का एक योग होना चाहिए, लेकिन सभी जगह स स स है। तो मुद्ग लाजा के साथ, मुद्ग यव के साथ, मुद्ग कृष्णा के साथ, मुद्ग उशीर मुस्तक के साथ और मुद्ग सह चंदन के साथ, ये भी बात हो सकती है। और बलाजल करके उसमें परियुषित कषाय करना है तो फांट या हिम इस प्रकार से कर सकते हैं। बलाजल का काढ़ा बना के उसमें ये मुद्ग लाजा के साथ या वो के साथ वगैरह वगैरह डाल के रखते हैं और फिर दूसरे दिन उसका पान करना है। थोड़ा सा आसान है वैसे देखा जाए तो, और सभी द्रव्य मिलने वाले इस प्रकार के हैं। तो प्रयोग करके देखना चाहिए। वैद्युर्य मुक्ता मणिगैरिकाणां मृच्छंक हेमामलकोदकानां मधुदकस्येक्षुरसस्य चैव पानाक्षमं गच्छति रक्तपित्तम्। तो इसमें इक्षुरस, मधुदक, मध और पानी और इक्षुरस, ये सिंपल है थोड़े से। अमलकोदक, अमलक का स्वरस, मृच्छंक हेम, इनका भी इस प्रकार का उदक इस प्रकार का लेना है। वैदुर्य मुक्ता मणिगैरिकाणा, तो कभी कभी मैंने मुक्ता जो है मौक्तिक वो पानी में डालकर रखना और वो पानी पीना इस प्रकार का सुझाव दिया है।
वैसे मोती में असल मोती जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, और अभी कल्चर्ड मोती का ज्यादा जमाना है, वो एक जैसे दिखते हैं। तो असल मोती अगर मिलते हैं, बसरा मोती खास करके प्रसिद्ध है, तो वो अच्छा इस प्रकार का है। और गैरिक वैसे भी एक आसान दवा इस प्रकार की है। उष्णीर पद्मोत्पलचंदनानां पक्वस्य लोष्टस्य च यः प्रसादः सशर्कर क्षौद्रेतः सुशीत रक्तातियोग प्रशमयने। तो उशीर पद्म, उत्पल चंदन और पक्वलोष्ठ, इनका जो प्रसाद, तो ये पानी में डुबो के उसमें जो शुद्ध पानी ऊपर आएगा इस प्रकार से, स शर्करा क्षौद्रयुतः सुशीतः। तो शर्करा युक्त, क्षौद्र युक्त और सुशीत, तो सुशीत करने के लिए मृत्तिका के घट में रखना, ये काफी कॉमन प्रचलन में इस प्रकार का था। और कोई तरीका पुराने जमाने में था या नहीं था, ये थोड़ा देखना चाहिए। तो ये रक्ताति योग के प्रशम के लिए देना है। तो ये भी वैसे थोड़ा सा आसान है। सभी जगह शर्करा और क्षौर दोनों बताए जाते हैं। शर्करा जो है वो वातपित्त प्रशमन है, और क्षौद्र जो है वो कफपित्त प्रशमन है। तो ये त्रिदोष शामक और शीतवीर्य इस प्रकार का हो जाता है, और इसीलिए ये अच्छा है। प्रियंगुका चंदन लोध्र सारिवा मधुक मुस्तापय धातकी जलम समृत प्रसादम सहयष्ट काम्बुना सशर्कराम सशर्करम नरकर्त निबर्हणम परम। तो चंदन तो काफी बार आ रहा है, उशीर, मुस्ता, यहाँ अभया पहली बार आया इस प्रकार का। मृत प्रसाद ये भी काफी बार आ गया है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोचना है, और फिर किस किस तरीके से इन सभी का प्रयोग हम कर सकते हैं, ये थोड़ा सा प्रचलन में लाने की कोशिश करनी है। नहीं तो हम कामधुना मोती युक्त और चंद्रकला रस, वसंत कुसुमाकर रस, इनका प्रयोग करते रहते हैं। वे भी अच्छे हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन ये वनस्पतिज और खनिज इस प्रकार के योग भी अच्छे हैं। कषाय योगैर्विविधैर् यथोक्तैः दीप्तेनले श्लेष्मणि निर्जिते च यद् रक्ते पित्तं प्रशमं न याति तत्रानिलः स्यात् अनुतत्र कार्यम्। तो इन कषाय योगों से जो विविध है इस प्रकार के, अग्नि प्रदीप्त हुआ, कफ जीता गया, फिर भी रक्त पित्त का प्रशम नहीं होता है, तो वहाँ वायु अनुबंध रूप से रहता है। और क्या करना है, छागम पयस्यात् परमं प्रयोग गव्यम श्रुतम पंचगुणे जले वा। तो बकरी का दूध ये परम प्रयोग इस प्रकार का है। गव्यम श्रुतम पंचगुणे जलेवा, या 5 गुना पानी डाल के गोक्षीर जो है वो सिद्ध करके लेना है। सशर्करम नाक्षिक संप्रयुक्तम, और वो ठंडा करके उसमें माक्षिक और शर्करा डाल के विदारे गंधादि गणेश श्रुतम वा, या विदारे गंधादि गण से श्रुत इस प्रकार का दूध देना है। तो छागम अभी शहरों में मिलना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो गया है, लेकिन देहातों में मिल सकता है। नहीं तो गगम श्रुतम, ये जो बात है ये हमें करनी है। और पंचगुण जल, ये पहली बार इस प्रकार का देखा। चतुर्गुण, षष्ठ गुण, ये भी एक अलग बात है कि अलग अलग प्रमाण दिया गया है ग्रंथों में सिद्ध क्षीर बनाने के लिए। तो इसका एक संकलन और उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये थोड़ा ढूंढना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। द्राक्षाश्रुतम नागरकैः श्रुतम वा बलाश्रुतं गोक्षरकैः श्रुतं वा सजीवकं सर्षपकं ससर्पिः पयः प्रयोज्यं सितया श्रुतं वा। तो मनुका से सिद्ध, नागरक से सिद्ध शुद्ध इस प्रकार का, बलाश्रुत, गोक्षर श्रुत, और जीवक ऋषभ के साथ ससर्पी घुर्त डाल के पया प्रयोजन सितया श्रुतम वा।
या फिर सीता से श्रुत इस प्रकार सा प्रयोग पय दूध जो है वो प्रयोग में लाना है इस प्रकार से। तो काफी अच्छे अच्छे योग है, आसान है वैसे बनाने में। तो ये, लेकिन ये अभी जब वात का प्राधान्य है, कफ जीता गया है, उस अवस्था में ये सभी प्रयोग करने हैं इस प्रकार के शुरू में आया था। शतावरी गोक्षुके श्रुतम वा श्रुतम पयवाप्यथ पर्णिनिभि रक्तम निहंत्याशु विशेषतस्तु यन्मूत्र मार्गात् सरुजम प्रयाति। तो मूत्र मार्ग से सरुज, सरुजा के साथ जो रक्त निकलता है उसमें शतावरी और गोक्षुर इस प्रकार का श्रुत क्षीर या चतुष्पर्णिनी जो है, उनके उनसे सिद्ध क्षीर, ये तत्काल उपयोग में आता है। तो एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अब कैंसर अगर किडनी में है या ब्लैडर में है, तो सरक्त इस प्रकार का मूत्र परिवर्तन होता है, और ज्यादातर उसमें पेन नहीं रहता, पेनलेस हिमेचुरिया ये लक्षण दिखाई देता है। यहाँ पे सरूजक की बात की गई है। लेकिन उष्णवात करके विकार बताया गया है, इसमें ये सरुज या निरुज इस प्रकार का हो सकता है। तो उसमें शतावरी गोक्षुर सिद्ध क्षीर ये प्रयोग में ला सकते हैं। मैंने पुड़ियों में शतावरी गोक्षुर डाल के दूध के साथ लेने के लिए कहा है। अब ये बात है कि रोग का अधिकरण क्या है और चिकित्सा जो है वो किस प्रकार की है। अब हमारे मन में अगर कैंसर है या उष्णवात है, उष्णवात तो कैंसर से संबंध नहीं है, लेकिन उष्णवात इस प्रकार का विकार अगर है, तो ये काम करता है, उसमें संदेह की बात नहीं है। कैंसर में ये काम करेगा नहीं करेगा, सिम्टोमेटिक रिलीफ तो देगा या नहीं देगा, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो वैसे देखा जाए तो सिम्टोमेटिक रिलीफ तो ये इसमें मिल जाता है। चाहे कैंसर के बारे में अन्य दवाइयों का भी प्रयोग होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और इसलिए रोगाधिकार से संबद्ध कुछ दवाइयाँ और कुछ दवाइयाँ सिम्टम्स के हिसाब से इस प्रकार से देनी है। मैं जो अभी जो कैंसर में काम करता हूँ तो हीरक भस्म सभी में देता रहता हूँ। वो रोग प्रतिनिक इस प्रकार का काम करने वाला है। अभी रक्तपाचक भी सभी में देते हैं। उसी प्रकार से शुक्र शोधन गण भी सभी में देते हैं। तो ये कोर ग्रुप बन गया, हीरक, रक्तपाचक और शुक्र शोधन गण। और शुक्र शोधन गण में भी अगर रक्तपित्त जैसी संप्राप्ति है, ल्यूकेमिया है या किडनी कैंसर है, ब्लैडर कैंसर है, तो शायद उशीर एक अच्छा रहेगा इसमें डालने के लिए, जो शुक्र शोधन गण में भी है और रक्तपित्त में भी है इस प्रकार से। और साथ में अगर हम सिम्टोमेटिक रिलीफ देना चाहते हैं कि रक्त प्रवृत्त हो रहा है, तो उसके हिसाब से शतावरी गोक्षर सिद्ध क्षीर इस प्रकार का अगर दे देंगे, तो रक्त प्रवर्तन हो रहा है और रोगी उससे घबरा जाता है कि इस प्रकार का खून निकल रहा है और अब आगे क्या होगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इसलिए उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ चाहिए। विच कंपनी हीरक भस्म इज यूजिंग सर। पहले तो मैं दूध पापेश्वर का करता था। अभी हमने बना लिया है एक्चुअली, यहाँ से भी पुनरुस फार्मेसी से भी हीरक भस्म मैंने बना लिया है। और मैं तो 6 का प्रयोग करता हूँ, तो थोड़ा हीरक भी बन जाता है, तो भी ये काफी अच्छा मामला हो जाता है। वैसे हीरक भस्म बाजार में मिलता है, वो 100 मिलीग्राम की मात्रा में मिलता है। उसका 10 गुना जो है वो 1 ग्राम हो जाता है। और उसका 10 गुना जो है वो 10 ग्राम हो जाता है, उसका 10 गुना जो है 100 ग्राम हो जाता है। और फिर उसका 10 गुना ये जो है वो 1 किलो हो जाता है, और उसका 10 गुना जो है वो 10 किलो हो जाता है। तो 6 में 100 मिलीग्राम से 10 किलो इतना ये हीरक भस्म बन जाता है। हर समय 3-3 घंटे का इस प्रकार से खल करना है।
तो ये काफी मात्रा हो जाती है। मेरा जो प्रमाण है वो तो 20-30 मिलीग्राम इतना ही है, उससे भी थोड़ा कम होगा इस प्रकार से। तो एक बार अच्छा हिरक बना लिया तो फिर पूरे जन्म के लिए भी चल सकता है। अगर बहुत ज्यादा है तो कुछ बरसों के बाद फिर से एक बार बनाना, ये बात हो सकती है। तो 100 मिलीग्राम से 1 ग्राम पहला, 1 ग्राम से 10 ग्राम दूसरा, 10 ग्राम से 100 ग्राम तीसरा, 100 ग्राम से 1 किलो चौथा, 1 किलो से 10 किलो ये पांचवा, और छठा जो है वो 1 किलो से 10 किलो इस प्रकार का। या 10 किलो से 100 किलो इस प्रकार का होगा। तो ये काफी बड़ी मात्रा में बन जाता है। हम थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके ही करते रहते हैं, और अंतिम जो है वो 100 ग्राम तक बना के रखते हैं। तो 10 ग्राम लेके 100 ग्राम उसका बना लेना, और वो खत्म होते तक। हाँ, काय नाही, बघ जरा, मला माहिती नाही, सुश्रुत आला नाही ना खाली. तो यन मूत्र मार्गात सरुजम प्रयाति, जो मूत्र मार्ग से सरुज इस प्रकार का होता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ का तंत्र हमें भी विकसित करना चाहिए। एलोपैथी में जो बात कही है, सूक्ष्म कशात करायचं। मैं तो ग्लूकोज में करता हूँ, वो अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये टिकने में प्रॉब्लम नहीं आती उसकी। नानल सर टैपियोका करके स्टार्च आती है, उसमें करते थे, और उनका डोज भी बहुत ज्यादा होता था। तो ये इनर्ट जैसा है, टैपियोका जो है वो इनर्ट जैसा है। नाही आहे, त्याच्यापेक्षा वेगळा आहे टॅपियोका। हाँ, लेकिन ये साबूदाना जैसा है। मात्रा 20-30 मिलीग्राम इतनी भी काफी है। ये सूक्ष्म जो है 6x जो किया गया है, वो 20-30 मिलीग्राम ही काफी इस प्रकार की है। हर पुड़ी में डालता हूँ, लेकिन ऐसा है। तो अभी जनरली 4 बार दवा देते हैं, सुबह शाम और दोपहर रात को, इस प्रकार से उस सभी में ये डालते हैं। तो ये मेरा जो कोर्स है फाउंडेशन और इन डेप्थ, ये कोर्स जिन्होंने किया है और जो मुझसे दवाइयाँ लेना चाहते हैं, उनको मैं 1 महीने की दवा सुबह शाम दोपहर रात के 5,000 रुपए में देता हूँ। उनको कम से कम 6,000 में बेचनी है, इस प्रकार का बताता हूँ। और उसके साथ में अगर उनको कुछ दवाइयाँ देनी है तो दे सकते हैं, और दूध का परहेज वगैरह जो है वो तो बताना है इस प्रकार। तो शुरू से क्या करें, ये जो थोड़ी सी मुसीबत होती है, उसके लिए ये अच्छा है कि आपके पास कुछ दवा है। इस प्रकार से कुछ वैद्य इस प्रकार से करने वाले हैं, यहाँ से दवा लेके जाते हैं और फिर प्रयोग करते रहते हैं। फिर उनका हौसला बढ़ता है, इससे रिजल्ट जब आते हैं, कम से कम सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल गया, अग्नि बढ़ गया वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो फिर मरीज टिकता है उनके यहाँ, और फिर ये अच्छा होता है। ये 10 गुना इस प्रकार के डालना, ये एक 100 मिलीग्राम का अगर ले लिया तो उसमें 900 मिलीग्राम इस प्रकार का ग्लूकोज या जो कुछ डालना है वो डालना है। तो ये 1 ग्राम बन जाता है, ये 1x हो गया। उनमें से 1 ग्राम लेना है,
और उसमें फिर 9 ग्राम डालना है। तो ये फिर से 10 ग्राम इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये दो दो एक इस प्रकार का हो गया। उनमें से एक हिस्सा लेना है, 1 ग्राम ही लेना है इस प्रकार से, और उसमें फिर 9 ग्राम डालना है। तो ये 3x हो जाता है। तो ये 100 ग्राम हमारे मूल के हिसाब से 100 ग्राम हो जाता है। एक तीसरा हुआ। उससे आगे चौथे में इसमें से एक हिस्सा लेना है, 9 डालना है। तो ये 1 किलो हो जाता है, ये चौथा है। और 1 किलो का फिर 10 किलो बन जाता है, ये पांचवा है। और एक 10 किलो का 100 किलो हो जाता है, ये छठा है। तो 6x तक पहुंचते हैं तो मूल 100 मिलीग्राम द्रव्य से 100 किलो इतना सूक्ष्म हीरक बन जाता है। हम उसमें से हर समय एक ही हिस्सा लेते हैं और उसको आगे बढ़ाते रहते हैं, और उनको बोतल में भर के रख देते हैं। 1x 2x 3x 4x 5x। केवल 6x जो है वो 10 ग्राम 5x लेके उसमें 90 डाल के 6x बनाते हैं। और वो जब खत्म होने आता है तब फिर से 5x से और 10 ग्राम ले लेंगे और उसमें 100 डालेंगे। इस प्रकार से करते रहते हैं। तो ये पूरे जन्म के लिए हो सकता। हाँ, माहिती नहीं आता है आयुर्वेद में इसको किसने लाया ये। शायद ज्ञान प्रबोधिनी में पेंडसे नाम के एक व्यक्ति थे जो वैद्य नहीं थे, लेकिन सूक्ष्म औषधि उन्होंने शायद प्रचलन में लाई। और आगोम करके कोलथेरे में, कोकोण में, दापोली के नजदीक एक फार्मेसी है, वो पुरानी फार्मेसी है। वो इस प्रकार की सूक्ष्म औषधियां बनाती है। लेकिन वो मिल्क पाउडर का प्रयोग करते हैं, और ये मिल्क पाउडर नेदरलैंड से आती है। और ये तो पूरी जर्सी गाय की दूध की पाउडर है। तो ये मैं उनसे मिला और जो पता चला कि ये उस प्रकार की पाउडर का प्रयोग कर रहे हैं। वो उन्होंने टैबलेट्स बनाई है उसकी, और वो काफी सस्ते दाम पर बेचते हैं। बृहत्वा चिंतामणि वगैरह लेकर दवाइयाँ उनके पास उपलब्ध है, सूक्ष्म 6 करके इस प्रकार से। लेकिन भापुन नावल सर ने काफी इसका प्रयोग किया, कोलटकर सर ने भी किया। कोलटकर सर ये खंड सितारा, खड़ी शक्कर का प्रयोग सूक्ष्म करने के लिए करते थे। लेकिन ये वर्षा ऋतु में जम जाती है फिर। और वैसे डोज बहुत ही कम है, इसलिए मैं ग्लूकोज का प्रयोग कर रहा हूँ, जो भी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है इस प्रकार से। सीतोपलादि चूर्ण में भी कर सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन वहाँ वंशोलोचन का प्रॉब्लम है। वंशोलोचन सच्चा मिलता नहीं है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से सूक्ष्म औषधियां अगर बनाते हैं तो कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाती है। सभी जो रसशास्त्र की दवाइयां हैं वो हम इस तरीके से प्रयोग में लाते हैं। चाहे रस सिंधु हो, समीर पन्नग हो, वगैरह वगैरह, इन सभी का भी इसी प्रकार से सूक्ष्म करके ही प्रयोग करते हैं। तो कॉस्ट काफी कम हो जाती है और फिर भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं, रिजल्ट्स बिल्कुल अच्छे आते हैं। तो बहुत सारे वैद्यों ने प्रैक्टिस में ये किया है। नभो प्रभु करके डोंबिवली में वैद्य है, वो भी करते हैं। और इस बीच में एक सूक्ष्म औषधि पर परिसंवाद भी हुआ था, उसको भी शायद 10-12 बरस हो गए। लेकिन करने वाले काफी वैद्य है। तो ये अच्छा है। सूक्ष्म करताना खल किती वेळ करायचं? 3 घंटा का है। हर एक्स के लिए 3 घंटे खल करना है। बापू नानल सर के पास एक रगड़ा था, ड्राई इस प्रकार का, और उसमें डाल देते थे, 3 घंटे चलाते थे, फिर उसमें से निकाल देते थे। तो कोई व्यक्ति रखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप हाथ से करने के लिए कहो और 3-3 घंटा हो इस प्रकार से बात करो तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य अर्थ था कि बीमारी क्या है।
रोग क्या है, ये देखना ज़रूरी इस प्रकार का रहेगा। और उसकी एक व्याधि प्रत्यनी की इस प्रकार की कुछ दवा, चाहे अग्र संग्रह से चुनो या किसी दूसरे तरीके से चुनो, वो कम से कम एक बार तो देनी है। और फिर दोष वगैरह क्या है, दूषण क्या है, उसके आधार पर दोषों के शमन के हिसाब से या फिर दूषणों के खिलाफ धातुपाचक वगैरह इनका प्रयोग करना है। और फिर सिम्टम्स क्या है और उस सिम्टम के लिए क्या फायदेमंद हो सकता है, ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो हमने औषध कोश में या फिर आयुर्वेद उपचार ये ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर बना इस प्रकार से, उसमें रोग और लक्षण दोनों को एक कैटेगरी में रखा है। तो शायद आप पांडु लिखो और उसकी दवाएं ढूंढने की कोशिश करो, या फिर पिंडिकोद्वेष्टन लक्षण लिखो, या फिर आयासेन श्वास इस प्रकार का है वगैरह वगैरह। और फिर उसके लिए दवाइयाँ कौन सी है ये ढूंढने की कोशिश करो। तो अगर अन्य अधिकरण के औषध सामने आ जाते हैं और वो सिम्टोमेटिक रिलीफ, जैसे कि हमने सरक्त मूत्र इस प्रकार का लक्षण लिख दिया इस प्रकार से, रक्त संहिता प्रवृत्ति मूत्र से इस प्रकार से, तो इसमें ये रक्तपित्त वाली दवाइयाँ भी आ जाएगी। उसमें उष्णवात जैसे मूत्रकृश वगैरह के हमें जो बताई गए हैं वो भी दवाइयाँ आ जाएगी। और फिर आपको चुनना है कि कौन सी दवा ये किस मरीज में प्रयोग करनी है। और मैं मानता हूँ कि सिम्टोमेटिक रिलीफ हम देंगे नहीं तो हम टिकेंगे नहीं। मूल रोग की चिकित्सा तो हम ही करते हैं, एलोपैथी करती नहीं है। लेकिन उसके साथ में अगर सिम्टोमेटिक रिलीफ हम दे देते हैं तो एलोपैथी जो सिम्टोमेटिक रिलीफ के जरिए पूरे विश्व पर राज कर रही है, उसको कुछ थोड़ा धक्का इस प्रकार का लगेगा। असा कोणी स्टडी केलेला आहे का? काय? डायरेक्ट म्हणजे पेपर दिलेला औषध हाँ आणि सूक्ष्म करून दिलेला पेपर, त्या दोन्हीमध्ये नेमका काय फरक पडतो? पेशंटनी काय घेतल्यावर काय बरं वाटतं? केलाय का? नहीं केलेला। ये बात है कि मूल द्रव्य औषधियों का प्रयोग करना और सूक्ष्म करके प्रयोग करना, इसमें क्या अंतर होता है, गुणकर्मों में या फिर रिजल्ट्स मिलने में क्या होता है। अभी जनरली ऐसा है कि हम जब पुड़िया बनाते देते हैं तो ये फिर सूक्ष्म ही औषधियों का प्रयोग होता है। जब फोन पे बात करनी है, कुछ सुझाव देना है कि अभी इस प्रकार की कंडीशन है और ये तकलीफ हो रही है, तो हमने सुझाव दे दिया स्वर्ण सूचक दे दो या फिर आरोग्यवर्धिनी दे दो वगैरह वगैरह। वो मूल रूप में जाती है। वैसे इन सभी का प्रचलन तो हजारों वर्षों से चालू है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, उससे रिजल्ट आते हैं। सिर्फ बात यह है कि अगर सूक्ष्म करके प्रयोग करते हैं तो कॉस्ट काफी कम हो जाती है, ये एक सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और दूसरी बात ऐसी है कि अभी लोग कुछ भी कर सकते हैं, सीधी आपकी पुड़िया किसी लैब में दे देंगे इस प्रकार। और फिर वहां टॉक्सिसिटी अगर पाई गई कि जो टॉक्सिसिटी यानी कि जो उन्होंने निर्धारित की गई मात्रा है, चाहे लेड के हो, चाहे पारद के हो, चाहे और किसी की हो इस प्रकार से, तो वो अगर ज्यादा है तो वो शोरगुल मचाना शुरू कर देते हैं कि आपके इसमें हेवी मेटल्स है और ये मरीजों के लिए हानिकारक है वगैरह, आप उसकी किडनी खराब कर देंगे वगैरह। और एलोपैथी तो अभी इस पर उतर आई है कि उन्होंने पहले ही ऐसा सोचा था कि आयुर्वेद से क्या होने वाला है, आयुर्वेद से कुछ होने वाला नहीं है, तो हमें उनसे कोई धोखा नहीं है। लेकिन जैसे वैद्यों की संख्या, अच्छे वैद्यों की संख्या बढ़ती गई
और फिर अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आने लगे, और जो अब केसेस एलोपैथी में ट्रीट नहीं हो रही है वो आयुर्वेद में ट्रीट हो रही है, इस प्रकार की स्थिति आ गई। तो उन्हें पता लग चुका कि ये हमें सुपरसीड कर सकते हैं और हमारा धंधा ही बंद हो जाएगा इस प्रकार से। तो फिर आयुर्वेद को किस प्रकार से कोसेंगे, किसका प्रकार से उसकी बदनामी करेंगे, ये चक्कर शुरू हुआ कुछ एलोपैथिक डॉक्टरों के द्वारा या फार्मेसी के द्वारा, इस प्रकार से। और फिर उसका नतीजा ये है कि ये इस प्रकार से सीधे किसी इसमें दे देते हैं लैब में टेस्ट करने के लिए, और फिर लैब टेस्टिंग में अगर ये पता चल जाता है कि जो उनकी निर्धारित मात्रा है उससे ये ज्यादा है, तो फिर लक्षण है या नहीं है, टॉक्सिसिटी के कुछ लक्षण दिखे या नहीं दिखे, लेकिन ये शोरगुल मचाना शुरू कर देते हैं। तो इसके बारे में सजग होना जरूरी है। इसलिए ये अगर इस प्रकार से सिक्स करते हैं तो मूल द्रव्य मिलता ही नहीं है उसमें। सिक्स करने के बाद पारद हो, लेड हो, कुछ भी हो, वो उसमें आता ही नहीं है। अब बात ये रहती है कि खून में जांच की गई, औषधियों की जांच की गई, वो एक अलग बात है। खून की जांच की गई इस प्रकार से। अभी ये रिलायंस का जो है पैथोलॉजिकल लैब रिलायंस की ये काफी मशहूर है, और वो लेड टॉक्सिसिटी वगैरह करते हैं, बाकी कुछ फार्मेसी इस प्रकार की नहीं करती, लेकिन वो लेड टॉक्सिसिटी कर लेते हैं पेशेंट के इस प्रकार से। ये तो खून में पाया जाता है। अब शायद आपके दवाइयों में लेड हो न हो, नागभस्म हो या न हो, अच्छे तरीके से बना हो न ही बना हो, एक अलग बात है। लेकिन खून में लेड आ गया तो ये शोरगुल मचाना शुरू करते हैं कि नहीं नहीं, ये आयुर्वेद की दवाई से हो गया इस प्रकार से। वास्तव में केमिकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स के जरिए भी लेड आ जाता है। पानी प्रदूषित है, उसमें भी लेड आ जाता है। लेड एसिड बैटरीज जो काफी प्रचलन में अब तक तो अब उसका थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी प्रचलन में है। उनका डिस्पोजल बेदरकार तरीके से किया जाता है। जब उनका ये पूरा हो जाता है कार्य, तो उनको फेंक देते हैं कैसे भी इस प्रकार से। तो इन सभी के जरिए मिट्टी में, पानी में लेड आ जाता है। पहले जमाने में लेड पेट्रोल था, लेडेड पेट्रोल था। जापान में पहली बार ब्रेस्ट मिल्क के साथ से, ब्रेस्ट मिल्क में 700 गुना लेड पाया गया निर्धारित प्रमाण से। तो 700 गुना लेड आया कहाँ से? तो फिर पता चला कि ऑटो इफ्लुएंट से आया है। लेडेड पेट्रोल था और इसलिए लेड उसमें आ रहा था। तो फिर उसमें खोज हुई, और अनलेडेड पेट्रोल अभी जो है अनलेडेड पेट्रोल है, तो उससे जो प्रदूषण होता था वो कम हो गया। लेकिन फिर भी पेस्टिसाइड्स वगैरह के जरिए ये लेड जा रहा है शरीर में। और फिर खून की जांच करके अगर लेड पाया गया तो फिर इनके लिए एक मौका मिल जाता है कि देखो तुम्हारे मेडिसिन में लेड है इस प्रकार से, टॉक्सिक है इस प्रकार से। और आश्चर्य की बात है कि मर्क्यूरी की टॉक्सिसिटी कहीं भी नहीं देखी जा रही। वैसे मर्क्यूरी बहुत सारे औषधि योगों में है, और लेड उतने औषधि योगों में नहीं है। फिर भी मर्क्यूरी की टॉक्सिसिटी नहीं देखी जाती, लेकिन लेड की टॉक्सिसिटी देखी जाती है। ये थोड़ी अजीब इस प्रकार की स्थिति है। तो उस दृष्टि से सिक्स करना करना ज्यादा अच्छा है। एक तो हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, ये अहम मुद्दा है, टिकने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, दूसरा मुद्दा है। और ये टॉक्सिसिटी का संबंध नहीं रहता कि दवाइयों के कारण टॉक्सिसिटी है। इसमें ये बात जरूर हो सकती है, दवाइयाँ तो परीक्षा करेंगे तो उसमें नहीं निकलेगा, लेकिन खून की जांच में निकलेगा कि टॉक्सिसिटी है इस प्रकार से।
तो उनको बताना पड़ेगा कि ये हमारे दवाइयों से नहीं है, लेकिन जमीन पानी के प्रदूषित होने से, और उसका कारण पेस्टिसाइड्स वगैरह इस प्रकार के हैं। तो फिर शायद बात बन सकती है। और दूसरा एक उसका नतीजा है या तरीका है जो नहीं किया जा रहा, कि फ्री रेडिकल्स और कंपाउंड ये दो अलग चीजें हैं। कि ये पेस्टिसाइड्स वगैरह से जो लेड आएगा वो फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में आएगा। और उसके बारे में तो हम कह सकते हैं, अगर हमने सुवर्ण भूपति रस का या गर्भपाल रस का प्रयोग किया है जिसमें लेड है, और उस दवाइयों में अगर लेड पाया जाता है, तो ये जनरली कंपाउंड होता है। ये फ्री रेडिकल लेड के नहीं होते हैं, क्योंकि उस पर काफी प्रक्रिया होती है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा उठाने के लिए, कि जो भी लेड पाया गया है वो फ्री रेडिकल है या कंपाउंड है। अगर कंपाउंड है तो आयुर्वेद की दवाइयों से आ सकता है, लेकिन उसके टॉक्सिक इफेक्ट नहीं दिखते। जो फ्री रेडिकल्स के जरिए आ रहे हैं उसके टॉक्सिक इफेक्ट दिख सकते हैं। जो जर्मनी में केस नोट की गई थी कि लेड टॉक्सिसिटी हुई, और वो खोज कर उन्होंने सब ढूंढ के निकाला कि ये दवा से ही हुई है, और वो सिर्फ शंखपुष्पी थी जिसके जरिए टॉक्सिसिटी हो गई। फिर शंखपुष्प में लेड कहाँ से आया, ये सवाल उठा। उसमें तो कुछ लेड होने का संभव नहीं है। तो बाद में पता चला वो उत्तर प्रदेश में रोड साइड ग्रोन थी और उसमें लेडेड पेट्रोल था। तो वो रोड साइड ग्रोन थी और उसके जरिए इसमें आ गया, तो ये फ्री रेडिकल के रूप में आ गया, इसमें कंपाउंड के रूप में नहीं है। अगर सुवर्ण भूपति या ये गर्भपाल रस की जांच करते हैं और उसमें अगर लेड पाया जाता है, तो वो फ्री रेडिकल्स के रूप में नहीं आएगा, वो कंपाउंड के रूप में आएगा। तो उसको अगर हम स्विच सेक्स कर देते हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें, और फिर भी रिजल्ट आएंगे। तो मैं सूक्ष्म गर्भपात सूक्ष्म सुवर्ण भूपति का प्रयोग करता हूँ, मैं कभी भी मूल रूप से नहीं देता हूँ इस प्रकार से। लेकिन हमें चाहिए कि सीसीआरएस को इसमें दखल अंदाजी देनी है, और हमारे लैब में नहीं विदेश के लैब में उसको सिद्ध करना है, फ्री रेडिकल्स और कंपाउंड्स के जरिए। और वैसे उनके लिए अच्छा रहेगा कि उसके बहाने विदेश का दौरा हो जाएगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन किसी की दिलचस्पी अभी इसमें नहीं है। अभी नैनो पार्टिकल्स के बारे में काफी संशोधन चल रहा है, और ये भस्म प्रक्रिया जो है ये नानो पार्टिकल्स के जरिए बनती है, इस प्रकार का कहना है। तो इसके लिए उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है, और उसमें 6 करते हैं तो भी पोटेंसी और बढ़ जाती है इस प्रकार से। तो किसी अन्य देशों में चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, या किसी अन्य देशों में जहां ये सुविधाएं अच्छे है और उसके ऊपर लोगों का भरोसा है, वहां पे पूरे शोधन और मानन की प्रक्रिया करनी है, उनके लैब में करनी है। और फिर जो भस्म हो जाएगा उसकी भी परीक्षा उनके लैब में होनी है, चाहे वो एनिमल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो भी करना है उनको करने दो इस प्रकार से। और फिर उन दवाइयों से बनी अन्य दवाइयाँ, उन भस्मों का प्रयोग करते हुए कि बनाई गई अन्य दवाइयाँ, इसके बारे में सोचना है। तो ये अगर प्रक्रिया पतंजलि ने ये किया है, पतंजलि पर बहुत सारे लोगों की नजर है। तो पतंजलि के हरिद्वार में जो लैब है काफी एडवांस लैब है, लेकिन फिर भी पतंजलि पर कोई भरोसा नहीं करेगा विदेशों में। वो कहेंगे हमारे लैब में अगर करते हैं तो ही हम विश्वास करेंगे, नहीं तो विश्वास नहीं करेंगे। तो भेजो सीसीआरएस के लोगों को विदेशों में रहने दो वहां पे, और संशोधन करने दो वहां पे तैयार करके। लेकिन
इसमें अच्छे वैद्य होने चाहिए जो अच्छी तरीके से दवाइयां बना सकते हैं। ऐसे कितने लोग हुए CCRS में कि ये बनाने में काबिल इस प्रकार के रहेंगे। तो इसलिए बात हो नहीं पा रही। और एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट स्तर पर अगर हम करते हैं तो ही ये पॉसिबल है, किसी एक व्यक्तिगत वैद्य के लिए ये पॉसिबल है नहीं इस प्रकार का। अर्धा किलो, पाव किलो अशा लहान प्रमाणात सूक्ष्म करण्यासाठी यंत्र मिळते का? मिक्सर मध्ये केले तर चालेल का? ये जो रगड़ा जैसा आता है ना, उसमें ड्राई भी होता है, वेट भी होता है। तो ड्राई रगड़ा अच्छा ऑप्शन है, मिलता है, ये आसानी से मिलता है। और 3 घंटा उसमें डाल के फिर छोड़ देना। IISER and IIT also best option do this in India. IISR क्या, ICR, आईसर और IIT, लेकिन ये कर रहे हैं क्या ये तो मालूम नहीं मुझे। किसी भी CSR भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है इसके लिए, जो टोटली अनकरप्ट इस प्रकार का है। सिर्फ ये उनके मन में बात आनी चाहिए कि ये इस प्रकार से करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और शुरू से लेकर अंत तक सभी प्रक्रिया वहां पे करनी है, तो पता चल जाएगा कि टॉक्सिसिटी कैसे खत्म होती है। और चाहे उनको एनिमल एक्सपेरिमेंट करना है तो कोई करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे इस प्रकार से। यहाँ पे सुभाष पाध्ये करके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पुणे यूनिवर्सिटी में थे। उन्होंने तांबरा और लोह के ऊपर काम किया था और उनका मानना था कि तांबरा तो टॉक्सिक होगा ही इस प्रकार से। जब 2 वैद्यों के सैंपल उन्हें ले लिया और वो नॉन टॉक्सिक था, तो वो आश्चर्यचकित रहे कि नॉन टॉक्सिक कैसा हो सकता है। फार्मेसी से 4 उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए थे, वो सभी टॉक्सिक थे। लेकिन जो वैद्यों ने 2 बनाए थे वो नॉन टॉक्सिक थे। फिर उनका कहना था कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च इन पुणे हैज ए गुड सेटअप। ठीक है, उनमें से कोई व्यक्ति जो इसमें दिलचस्पी ले, ऐसे कुछ मालूम है? और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है मुझे तो मालूम नहीं था इस प्रकार के। तो अच्छी बात है ये अगर हो सकता है तो। इन IIT वर्क इज गोइंग ऑन, वन ऑफ माय फ्रेंड वैद्य केळशीकर, कुशल केळशीकर is working on it. Is top institute of at Bane. Okay. तो ये कुशल कौन जो है, केळशीकर, उसका कांटेक्ट नंबर दे दो या GSUC में डालो। अगर तुम्हारी पहचान है तो पहले उससे एक बार बात करो और फिर मैं बात करूंगा। ये बहुत अहम मुद्दा है वास्तव में। और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है। वैद्य जब सफर होते हैं तो कुछ उसके बारे में थोड़ी जागृति होती है, फिर ये ठंडा हो जाता है मामला इस प्रकार से। और विदेश में जो आयुर्वेद प्रचलन में है वो हर्बल इज आयुर्वेद इस प्रकार का, आयुर्वेद इज हर्बल इस प्रकार का प्रचलन, ये तो मूर्खता है। हम ही हमारे दवाइयों के बारे में ऐसा कहेंगे कि ये हमारी दवाइयां है ही नहीं, ये मूर्खता है इस प्रकार से। और ये इसलिए हो रहा है कि उनको समझाने में काफी मुश्किलें हैं। ये सही है कि उनको समझाने में काफी मुश्किलें हैं। लेकिन फिर भी आयुर्वेद इज नॉट जस्ट हर्बल। हर्बल है, प्राणीज भी काफी प्रयोग है और खनिज भी है इस प्रकार से। और दूसरा एक है कि अगर जो भी हर्बल है वो आयुर्वेद है, ये भी मूर्खता है। होम्योपैथी में भी हर्ब्स का प्रयोग होता है, एलोपैथी में भी हर्ब्स का प्रयोग होता है, तो हर्बल है तो आयुर्वेद है, ये भी मूर्खता है।
लेकिन ये हो रहा है, और मैं पहले चाहता हूं कि फ्री रेडिकल्स और कंपाउंड ये भेद लोगों के सामने लाए, साइंटिफिक कम्युनिटी के हैं जो है उनके सामने लाए, और फिर उसके बारे में अगर बहस होगी, उसकी टॉक्सिसिटी के बारे में अगर पता चलेगा। और वैसे देखा जाए तो प्रामाणिकता से औषध बनाने औषध कंपनियों के लिए आवश्यक है। अभी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जीएमपी एक्ट लागू हो गया, उसमें एक अजीब मुद्दा ऐसा है कि जो रॉ मटेरियल मिलता है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जो दवा बाजार है बंबई में इस प्रकार का, वहाँ जो बेचने वाले हैं वो धातु भी बेचते हैं और वनस्पति भी बेचते हैं, वो कंटेमिनेशन वहां पे आसानी से हो जाता है इस प्रकार से। और फिर उसके दवा बनने के बाद उसका स्टडी होता है कि ये टॉक्सिक है या नहीं है इस प्रकार से, और अगर टॉक्सिक है तो उसको ठुकरा देना है। अभी जब रॉ मटेरियल कंपनी के पास आता है तो एक कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो देखना है टॉक्सिक है नहीं है इस प्रकार से, और फिर अगर टॉक्सिक है या गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो वो ठुकरा सकते हैं, भेज सकते हैं वापस इस प्रकार से। लेकिन वापस भेजेंगे और वो उपलब्ध अच्छी तरीके का है ही नहीं तो क्या करेंगे? तो मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो जाएगा उस प्रोडक्ट का। तो ये काफी दिक्कत वाला मामला इस प्रकार का बन गया है। इसलिए हमें चाहिए कि मूल रूप से इसमें सुधार कैसे हो। जंगलों से जो वनस्पति आती है और बगैर कोई कंटेमिनेशन से बेची जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जब बेचने वालों के पास चली जाती है वहां कंटेमिनेशन हो सकता है, तो ये भी अलग बात है। उनको सिर्फ वनस्पति ही बेचना है, ये धातु बेचने वाले जो है वो अलग हो जाने चाहिए। जो सभी दवाइयों के नाम पर वो इकट्ठा हो जाते हैं इस प्रकार। तो कम से कम ये तो होना है। और फिर टॉक्सिसिटी स्टडी किसी तरीके से जब भस्म बन जाता है तो होना चाहिए, मूल भस्म जब बन जाता है तो धातूनां मारणं श्रेष्ठम सर्वेषां हेम भस्म रसभस्म नाम। तो पारद से मारित अगर है तो सबसे श्रेष्ठ है। दूसरा जो है वनस्पति के मारित, और तीसरा जो है अरिलोह से मारित इस प्रकार से वो दुर्गुण प्रदम बताया गया। फिर भी वो सस्ता है, जल्दी बनता है, तो कंपनियां शॉर्टकट ले लेती है और इस प्रकार का करके बाजार में डाल देती है। तो इसके ऊपर पाबंदी लगाना जरूरी है। इस प्रकार का वनस्पतियों से करो नहीं तो पारद से करो। अब पारद से तो बनती नहीं है, रस सिंदूर का प्रयोग किया जाता है उसमें। पारद भस्म नहीं बनता इस प्रकार। तो पारद भस्म के जगह रस सिंदूर लिया जाता है। और वनस्पतियों से अगर मारण करना है तो वनस्पति शुद्ध होनी चाहिए, वो कंटेमिनेटेड नहीं होनी चाहिए। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो इन सभी तरीके से अगर बगैर टॉक्सिसिटी मेडिसिन बनती है तो हमारे लिए, आयुर्वेद के लिए, सभी लोगों के लिए ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। दुर्दैव से किसी को इसमें दिलचस्पी नहीं है। तो हम हमारी सावधानी के लिए क्या कर सकते हैं? तो ये सूक्ष्मीकरण करना ये बेहतर ऑप्शन है कि हम सावधान इस प्रकार से रहेंगे। और जो ट्रस्टेड इस प्रकार के औषध निर्माता है, चाहे हमारे छात्र हो, उन्हीं से दवाइयों का परचेस करें। जो प्रामाणिक रूप से काम कर रहे हैं, चाहे महंगी हो दवा, लेकिन फिर भी उन्हीं से दवा लेनी है, बाजार से ज्यादातर दवा खरीदनी नहीं है। और फिर अगर हमें पता चलता है कि कोई फार्मेसी बहुत अच्छी दवाइयां बना रही है, बहुत सालों से बना रही है, तो ठीक है। वैसे पूरे विश्व भर में हिमालय ड्रग की दवाइयां उपलब्ध है और कहीं भी टॉक्सिसिटी का कुछ रिपोर्ट नहीं। वनस्पति चूर्ण है। उनको तो अभी 100 वर्ष होने वाला है हिमालय ड्रग कंपनी को।
तो ये भी अच्छी बात हो सकती है इस प्रकार से। नहीं तो हम खुद दवाइयां बनाए, अगर प्रैक्टिस में ज्यादा बिजी हो गए हो तो छात्रों के जरिए दवाइयां बनाए, इस प्रकार से वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। और फिर ये टॉक्सिसिटी का सवाल जो है वो नहीं आएगा। और मूल रूप से अगर इसमें सुधार लाना है तो शुद्धि और मारण ये दोनों प्रक्रियाएं विदेश के लैब में होनी चाहिए। और फिर ये होना है बालेंदु प्रकाश जो वालीपनी नाम की दवाई बनाते हैं इसके लिए, ल्यूकेमिया के लिए, तो उनका ये कहना है कि इसमें बुभुक्षित पारद है, भल्लातक है, रौप्य है। अब तो भल्लातक का नॉन टॉक्सिक है, पारद भी नॉन टॉक्सिक है। तो उन्होंने देश विदेश में ये दवा दी है और करीबन 60 मरीजों का उनके पास रिकॉर्ड था जिनको ल्यूकेमिया और वालीपनी ये एक ही दवा, बाकी कुछ नहीं दिया था। और सभी के रिपोर्ट्स करवाए हैं, कहीं भी टॉक्सिसिटी नहीं पाई गई और ये विदेश के लैब में टेस्ट हुई है। तो मैंने उनसे कहा कि ये पब्लिश करो कि इसमें भल्ला तक है, पारद है और फिर भी ये दवा मैंने दी है, उससे कुछ भी टॉक्सिसिटी आई नहीं है। तो उन्होंने बता दी नहीं नहीं नहीं, मैंने तो अब CCRS को सौंप दिया है सब। अब मेरे पास कुछ नहीं है इस प्रकार से। उनको तो पद्मश्री मिल गई इस दवा के जरिए। तो ये अच्छा तरीका हो सकता था कि विदेश के लैब में, लेबोरेटरी में टेस्टिंग हुआ है और फिर भी ये नॉन टॉक्सिक इस प्रकार के रहे हैं, और जो नॉन टॉक्सिक मटेरियल है उसके जरिए भी ये हुआ है इस प्रकार से। तो इस सभी के बारे में थोड़ा सा सोचना जरूरी होगा और मैंने इसलिए मार्ग निकाला कि हम सूक्ष्म औषधि करके ही प्रयोग करेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट इज द नेम ऑफ वैद्य? वैद्य, हु इज वैद्य? मैंने वैद्य का किसी का नाम नहीं बताया इसमें। मेरे छात्र अभी हमारे ग्रुप में मंगेश ठमके है। वो दवाइयां बनाता है कुछ इस प्रकार का, मैं मेरा छात्र है तो मैं वहां से लेता हूँ इस प्रकार से। बालेंद्र प्रकाश देहरादून में है। तो हाईली टॉक्सिक मटेरियल लेके वो जो दवा बना रहे हैं वो नॉन टॉक्सिक है, ये प्रूवन है, केवल भारत में नहीं विदेशों में भी इस प्रकार से। तो उसके जरिए अगर हम कुछ कर पाते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो हम निकले शतावरी गोक्षुर के जरिए, और शतावरी गोक्षुर मूत्रपथ प्रवृत्त रक्त इस प्रकार का जो है उसमें अच्छा काम करता है, चाहे कैंसर हो चाहे उष्णवात वगैरह इस प्रकार की कुछ बीमारियां हो। विशेषतो विटपथ पर संप्रवृत्ते पयोमतम मोच रसेन सिद्धम। विटपथ संवृत्त पुरुष के मार्ग से अगर ये रक्त आ रहा है तो मोचरस सिद्ध दूध देना है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, रेक्टल कैंसर, कोलन कैंसर वगैरह वगैरह में ये कर सकते हैं। वट प्रहर है वटशुंग कैरवा। तो मेरे यहाँ नेगरोध कल्प रहता है वटशुंग से बनाया हुआ, तो उसका मैं प्रयोग करता हूँ। रिबेर नीलोत्पल नागर इरवा, या रिबेर नीलोत्पल नागर, इसके जरिए सिद्ध क्षीर इस प्रकार का देना है। इस सभी में सिद्ध क्षीर का ही प्रचलन है। कषाय योगान पयसा पुरावा पीतवानुचाद्यात पयसे व शालीन। वो कषाय योग जो पहले बताए गए हैं वो दूध के साथ लेकर पयसा एवं शालीन दद्यात, दूध के साथ ही चावल शाली देने हैं इस प्रकार से। कषाय योगेर अथवा पिपक्वम एतैः पिबेत् सर्पिरतिस्रवेच, या इन कषाय योग से सिद्ध घृत
अतिस्राव अगर होता है तो उसमें देना है, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आज के जमाने में प्रैक्टिस करते हुए हमें काफी सजग इस प्रकार का होना चाहिए, और किसी प्रकार से इस मुकदमे से बच के रहना चाहिए। शायद हमारी कोई गलती हो ना हो, लेकिन लोग काफी सजग है। नगर काय पर्णिनी चतुष्पर्णी ने पूर्ण बदनाम करना है, नहीं शायद पूरा प्लांट लेना है। देहरादून में है ये। वात वातावरच आणि वात वटशृंग, हा वटप्ररोह आणि वटशृंग वेगळे आहेत का? येस, वेगळे है, अलग है। वटप्ररोह जो है, वो जो पारंब्या जिसको कहते हैं, वो नीचे मूल के रूप में आते हैं, वो वटप्ररोह है। वटशृंग जो है वो अ, ये उसकी शाखा और पर्ण, इसके बीच में ये वटशृंग आता है, और उससे ब्रांच बढ़ती है, ये शाखा बढ़ती है, इस प्रकार से। तो वट प्ररोह मिलना ज्यादा आसान है, वट शुंग निकालने में काफी तकलीफ होती है। तो यहाँ प्ररोह का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आज रुकते हैं। कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।